हेलो गाइस, आप देख रहे हैं डी स्टडी अड्डा चैनल। इस वीडियो से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स आपके लिए गेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोर्स के रिलेटेड वीडियोज की अपडेट टाइम से मिल सके। सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होता है E के, तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास भी आपको पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सबको पता है। अब थोड़ी सी एनालिसिस हम लोग करेंगे। ये आपको पता है Q चार्ज किसी भी पार्टिकल किसके इक्वल होता है? N E के। Q इक्वल टू N E। तो यहाँ पर अगर N की वैल्यू निकालें तो N इक्वल टू होता है Q अपॉन E। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1 कूलम में हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने में 1 कूलम में, तो देखो फॉर्मूला N इक्वल टू Q अपॉन E है। N की वैल्यू में फाइंड करना है। Q का मतलब होता है 1 कूलम यहाँ पर लिया है हमने। तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे? 6 इंटू 10⁻18। और ये बहुत लार्ज नंबर है। करंट का फॉर्मूला सबको पता है। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर करंट इज फ्लो ऑफ 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है? अगर हम 1 पिको एम्पियर करंट की बात करें, 1 पिको एम्पियर, तो पिको एम्पियर आपको पता है। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो 1 पिको एम्पियर मतलब हो जाएगा 10⁻⁻12 एम्पियर। करंट क्या होगा? इज फ्लो ऑफ कितने? 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। या कह सकते हो 6 मिलियन। ये इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 मिलियन। जो 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो फ्लो होते हैं तो हमारा कितना करंट फ्लो होगा? 1 पिको एम्पियर। जबकि ये 1 पिको एम्पियर करंट है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। पिको एम्पियर करंट आपको मेजर करना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम। तो जबकि ये नंबर क्या है? वेरी लार्ज है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है? वेरी लार्ज है। तो हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि वेरी स्मॉल करंट के लिए भी जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो भी बहुत ज्यादा लार्ज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सब बेसिक्स है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा, इसीलिए पहले हम इसके बेसिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या हो जाएगी? यहाँ से न्यूटन। Q की यूनिट कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स, और एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट मीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर Q को अगर हम 1 लिख दें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से डिफाइन भी करना होगा तो कर सकते हैं, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज in an electric field is the electric field intensity. तो Q को यहाँ वन लेट कर लो तो E किसके इक्वल हो जाएगा, F के। वही है फोर्स। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम वहां पर पुट कर दें तो उस पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आता है E का फॉर्मूला माइनस का dV ओवर dx। यहां से आता है हमारी जो यूनिट आती है ये आती है वोल्ट पर मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी equals the negative gradient of potential, negative gradient of potential। negative gradient of potential, यहाँ पर gradient of potential का मतलब है कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। यहाँ जो निगेटिव साइन है वो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एयर negative sign indicates that electric field is directed from the region of higher potential to the region of lower potential, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड होगी। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ये कोई हमारा V1 है, यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2। ये हमें गिवन है कि V1 ग्रेटर देन V2। तो अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शन देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है आपको, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारी किधर डायरेक्टेड होगी, V1 से V2, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। डायरेक्शन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ में क्या होगी, डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या शॉर्ट में इसको EV भी लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो हमारी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रैक्टिकल यूनिट इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये यूनिट होती है बहुत स्मॉल होती है। डेली लाइफ में जो भी हम यूनिट यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है, जूल होती है। और जूल की जो ये किसमें, एमकेएस सिस्टम में हम यूज करते हैं। और एक यूनिट और होती है हमारी एनर्जी की, स्मॉल यूनिट अर्ग, वो कितनी होती है, 10 टू की पावर -7 जूल।
तो इवन अर्ग भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग अर्ग भी क्या है, एक लार्ज यूनिट है, इसलिए हम स्मॉल यूनिट का यूज करते हैं। वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी कैसी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने इन प्लेट्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सिलरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है कि हमने क्या चीज अप्लाई कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं तो उस पर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, और फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। इसको भी हम देखेंगे। लेट कर लो ये किसी वैक्यूम ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी gained by electron moving through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट जब पोटेंशियल अप्लाई करने पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जितनी एनर्जी गेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो जाएगा एनर्जी Q चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो Q आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू V कितना, तो 1 वोल्ट अप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। यानी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो भी इलेक्ट्रॉन ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ पर जो भी वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, qv। तो जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैक्यूम में है तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब है जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv² इक्वल टू क्या आ जाएगा, qv। तो यहाँ से हम अगर वेलोसिटी निकालें तो आ जाएगा v² इक्वल टू 2qv अपॉन m, यानी v की वैल्यू आ जाएगी √2qv अपॉन m। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज भी हो जाता है, इसको आप लर्न रख सकते हैं। तो v का फॉर्मूला याद रखना, बस इतना याद रखना है। वैसे तो हाफ mv² किसके इक्वल हो जाएगा, qv के। वहां से आप जो भी चीज कैलकुलेट करनी है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो किस काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, वो कहां से गेन कर रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, q इंटू v। अब हम टॉपिक देखेंगे थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज VT से नोट कर रहे हैं। ये
इसको हम वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हैं, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इक्विवेलेंट कितनी वोल्टेज है उसको हम फाइंड करते हैं। तो इसमें देखेंगे Vt को जो हम फार्मूले से रिलेट करते हैं ये होता है A बार T अपॉन Q। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। K बार हमारा क्या होता है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है हमारा टेम्परेचर और Q क्या है चार्ज। तो T हमारा टेम्परेचर है, वो भी हम किस में मेजर करेंगे डिग्री केल्विन में। Q हमारा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। K बार क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये हमारा आ गया K बार की वैल्यू। अगर इन सभी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो हम Vt में ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। K बार की वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23, T अपॉन Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये तो वैल्यू चेंज होने वाली है नहीं। हम क्या करेंगे Vt यहाँ पर हमारा फाइंड कर लेंगे। तो Vt आ जाएगा हमारा T अपॉन 11,600। इसको आप फॉर्मूले को याद रखेंगे Vt इक्वल टू 11T अपॉन 11,600। तो यहां से आप देख सकते हैं जो भी हमारी थर्मल वोल्टेज है Vt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आती है टेम्परेचर। Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे Vt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और T इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर, 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो Vt इक्वल टू 0, यहाँ Vt इक्वल टू हो जाएगा 26 मिली वोल्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर में लार्ज वेरिएशन होने पर भी, यानी 0 से कितना हो गया 300 केल्विन, तो इसमें जो थर्मल वोल्टेज में वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल है, कितना है 26 मिली वोल्ट। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा। Vt इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए T अपॉन 11,600, तो ये किस में आएगा वोल्ट। अब ये जो T इक्वल टू 0 केल्विन, आप कन्वर्जन तो जानते ही होंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो T इक्वल टू अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो T डिग्री केल्विन में माइनस का 273, फैक्टर आपको पता ही है। तो T इक्वल टू 0 केल्विन कह सकते हो या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और T इक्वल टू अगर 300 केल्विन, इसको कह सकते हो 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी गैप। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि एनर्जी गैप कैसे क्रिएट होता है। इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि एनर्जी गैप कैसे क्रिएट होता है एंड बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड एनर्जी एंड बैलेंस बैंड एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं एनर्जी गैप। ये हमारा बैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड। EB ये हमारा बैलेंस बैंड है, हमारा कंडक्शन बैंड। इसको हम नोट कर देंगे EC से।
तो ये जो टर्म आता है हमारा क्या कहलाता है, Eg। उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। जनरली कंडक्शन बैंड हमारा क्या होता है, एम्प्टी होता है, जबकि वैलेंस बैंड हमारा क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो यहाँ हम Eg लिख सकते हैं। Eg हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, Ec माइनस Ev। Eg को जो मेजर करते हैं, मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी एनर्जी को हम मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप का फॉर्मूला होता है Eg इक्वल टू, Eg किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, फॉर्मूला हो जाएगा Eg नॉट, नॉट का मतलब एनर्जी गैप एट 0 केल्विन माइनस बीटा टी। यह हमारा जो टी है, टेम्परेचर किसमें है, टी टेम्परेचर किसमें हमारा, केल्विन। टेम्परेचर है इन डिग्री केल्विन, टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। बीटा हमारा मटेरियल कांस्टेंट है, इसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। मटेरियल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 3.6 इंटू 10 टू की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन, और जो जर्मेनियम है उसके लिए 2.2 इंटू 10 टू की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। ये मटेरियल कांस्टेंट है। Eg नॉट एनर्जी गैप है एट T इक्वल टू 0 केल्विन। एनर्जी गैप एट T इक्वल टू 0 केल्विन। तो सिलिकॉन के लिए Eg नॉट की जो वैल्यू होती है T इक्वल टू 0 केल्विन पे होती 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं अगर जर्मेनियम की बात करें तो Eg नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा एनर्जी गैप है, Eg नॉट माइनस बीटा टी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो एनर्जी गैप वैल्यू आ जाएगी, हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर के लिए। यहाँ हम कुछ वैल्यूज याद रखेंगे एनर्जी गैप की। एट T इक्वल टू 300 केल्विन, एट T इक्वल टू 300 केल्विन। Eg 300 केल्विन पे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है Eg नॉट माइनस का बीटा इंटू टी। Eg नॉट आपको पता है सिलिकॉन के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फर्स्ट सिलिकॉन के लिए तो Eg की वैल्यू आ जाएगी, Eg नॉट पुट कर दीजिए 1.21 माइनस बीटा नॉट, बीटा की वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू की पावर -4, और ये कितना आ जाएगा 300। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जर्मेनियम के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्मेनियम के लिए वैल्यू आ जाएगी Eg इक्वल टू, फॉर्मूला 1.21 की जगह 0.785 माइनस का 2.2 इंटू 10 टू की पावर -4 इंटू 300। तो ये आ जाएगी Eg की वैल्यू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर, metals and insulator। तो फर्स्ट हम देखेंगे एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में एनर्जी बैंड बता चुके हैं
ये एनर्जी बैंड्स कौन कौन से होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसको समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। ये हमारा वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को शॉर्ट में CV लिख दे रहे हैं, वैलेंस बैंड को VV, ये EC से नोट कर दे रहे हैं, ये EV। कंडक्शन बैंड हमारा कंप्लीटली क्या, वैलेंस बैंड हमारा क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड, जबकि कंडक्शन बैंड हमारा क्या रहता है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर हमारा क्या होते हैं, जो भी हमारे मटेरियल पुअर कंडक्टिविटी रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वेरी लो होती है, तो पुअर कंडक्टिविटी होती है, इसलिए इन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है, यहाँ पर हम एनर्जी गैप के टर्म्स में समझेंगे, बैंड्स के टर्म्स में समझेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं। तो यहाँ जो इनका एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर्स का, वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एनर्जी गैप है जो वेरी लार्ज है। इतनी लार्ज अमाउंट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर नहीं कर सकते। इससे मतलब है क्योंकि जो हमारे सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में होते हैं, वो किस में रहते हैं, बैलेंस बैंड में रहते हैं। तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, Eg ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कैन नॉट एक्वायर from an applied field। applied field मतलब कि हम ये एनर्जी गैप को एक्वायर नहीं कर सकते। एनर्जी गैप एक्वायर करने से मतलब है कि जो भी यहाँ पर बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। किस बॉन्डिंग से टाइट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग से। आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर आयनिक बाइंडिंग होती है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं। उनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, Eg ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम इजीली एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि ये गैप वेरी लार्ज होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे और ये जो भी हमारा मटेरियल है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर इस एनर्जी गैप को एक्वायर किया जाए, जो कि इंसुलेटर के केस में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंसुलेटर्स हमारे जो पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो होता यही है कि बैलेंस बैंड में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सी बॉन्डिंग में होते हैं। यहाँ पर इंसुलेटर में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, आयनिक बॉन्डिंग, ये याद रखना। और इलेक्ट्रॉन्स हमारे टाइटली बॉन्ड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं। और ये एनर्जी गैप जब हम एक्वायर नहीं कर सकते तो हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो ऑलवेज कैसा रहता है, एम्प्टी रहता है। कह सकते हो नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। तो इंसुलेटर्स do not show conductivity। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में बताइए। सेमीकंडक्टर फोर्थ ग्रुप के मटेरियल होते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी lies between conductivity of insulators and
मेटल्स। यानी जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से ज्यादा होती है और मेटल से कम होती है। सेमीकंडक्टर्स में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जब इजी होता है एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर्स में वो जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, बट इसकी जो रेंज होती है इजी हमारा कहां से कहां तक होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.3 इलेक्ट्रॉन। अब सेमीकंडक्टर के केस में हम देखेंगे टू टेम्परेचर एट T इक्वल टू 0 केल्विन पे एंड T इक्वल टू 300 केल्विन पे। 300 केल्विन को हम क्या भी बोलते हैं? रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो पहले एट T इक्वल टू 0 केल्विन पे देखते हैं। T इक्वल टू 0 केल्विन के केस में ये तो हमें पता है, ये कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। इसको हम EC से शो कर देते हैं, इसको EV से, और इनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं EG, फॉरबिडन एनर्जी गैस। EG बोलते हैं, जो कि क्या होता है? EC माइनस EV, EC माइनस EV। ये पता है हमें वैलेंस बैंड क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड हमारा क्या रहता है? एम्प्टी रहता है। 0 केल्विन पर EG नॉट सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जर्मेनियम के केस में यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में और 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में। तो जनरली हम इस एनर्जी को एक्वायर नहीं कर पाते। इस एनर्जी को जब हम एक्वायर नहीं कर पाएंगे तो हमारा कंडक्शन बैंड क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा और वैलेंस बैंड हमारा फिल्ड रहेगा। जब कंडक्शन बैंड और जब वैलेंस बैंड फिल्ड रहेगा, इसका मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी हमारी क्या रहेगी? 0 रहेगी। कंडक्शन बैंड में पहुंचने से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतनी सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, यानी वो बॉन्ड वहां पर ब्रेक हो जाते हैं। T इक्वल टू 0 केल्विन पर जनरली इलेक्ट्रॉन्स in valence band cannot acquire this amount of energy. Or we can say कि T equal to 0 Kelvin पर covalent bonds do not break, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। या तो ये कह लो, ये कह सकते हैं हम जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में वो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाते। इस केस में होता क्या है? कंडक्शन बैंड हमारा क्या रहता है? रिमेन्स एम्प्टी। एम्प्टी रहता है, इसका मतलब नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो नो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो कंडक्टिविटी हमारी क्या रहेगी? 0। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में, इसलिए वो फ्री नहीं होते। तो फ्री होने के लिए वो कहाँ होने चाहिए? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड से पहुंचने से मतलब है वो हायर एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इस केस में जो हमारा T इक्वल टू 0 केल्विन पर है,
जो हमारा सेमीकंडक्टर है बिहेव एज इंसुलेटर। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी, जीरो। यानी सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर्स। तो याद रखना सेमीकंडक्टर्स भी 0 केल्विन पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक इंसुलेटर की तरह। अब देखेंगे एट T इक्वल टू 300 केल्विन। T इक्वल टू 300 केल्विन पे जो एनर्जी गैप होता है हमारा सेमीकंडक्टर का वो कम हो जाता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। सिलिकॉन के केस में कितना रह जाता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया। और इसको हम EC, तो ये EV, तो इस इनके गैप को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप EG। तो 300 केल्विन पे आपको पता है सिलिकॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए T इक्वल टू 300 केल्विन। 0 केल्विन से जब 300 केल्विन पे आते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, या कह सकते हो एनर्जी गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से किस में पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड। तो जब कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन हमारे सब कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं, और कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। जब यहाँ पर T इक्वल टू 300 केल्विन पे बात करें, या कह सकते हो एट रूम टेम्परेचर, 300 केल्विन को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो थर्मल एनर्जी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस केस में हम कह सकते हैं जब थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होगी तो हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट हो जाएंगे इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रिएट हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि एनर्जी गैप रिड्यूस हो गया है तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली वैलेंस बैंड से किसमें पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड। जब टेम्परेचर राइज होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिससे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। And left vacant space in valence band. This empty space in valence band is known as hole, or we can say deficiency of an electron in valence band is known as
होल। तो जो वैकेंट स्पेस जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो जो वैकेंट स्पेस बचता है वैलेंस बैंड में उसको हम क्या बोलते हैं? होल। तो होल हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एज इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? सेम होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर गए तो अब कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं? कंडक्शन बैंड में अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्शन बैंड में जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो सेमीकंडक्टर क्या शो करेगा? कंडक्टिविटी। एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल shows some conductivity तो इस केस में सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या शो करता है? कुछ कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देख लिया हमने T=0 केल्विन पे हमने देखा कि जो मटेरियल होता है यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल किसकी तरह वर्क करता है? एक इंसुलेटर की तरह, क्योंकि T=0 केल्विन पे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे यानी 300 केल्विन की बात करेंगे या कह सकते हो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उस केस पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह यानी सम कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों करता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो केस जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड से किस में पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर कुछ कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी बैंड इन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? उनकी वेरी हाई कंडक्टिविटी होती है, वेरी हाई कंडक्टिविटी। इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स के केस में जो एनर्जी गैप होता है इनका 0 होता है। मेटल्स के केस में एनर्जी गैप हमारा 0 होता है। एनर्जी गैप मतलब ये 0 एनर्जी गैप, यही हमारा EC है और यही हमारा EB है। एनर्जी गैप 0 होने की वजह से यहाँ पर बैलेंस जो भी हमारा EG कह सकते हो, एनर्जी गैप 0। T=0 केल्विन पे भी हमारा एनर्जी गैप 0 होता है, और जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड वो एम्प्टी नहीं होता। कंडक्शन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 0 केल्विन पर भी जो हमारे मेटल्स हैं क्या शो करते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जब 0 केल्विन की बात करते हैं तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है क्या होता है? 0 होता है। सेमीकंडक्टर के केस में जब पढ़ा था कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 300, तो वो एनर्जी गैप क्या हो जाता है? रिड्यूस। लेकिन यहाँ तो पहले से ही 0 है। तो यहाँ पर होता क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो बैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करने लगते हैं, यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग बिटवीन
conduction band and valence band increases. जो ओवरलैपिंग होती है वो इंक्रीज होने लगती है किसके बीच में? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच। जब ओवरलैपिंग होने लगती है तो उस केस में क्या होता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वैलेंस कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड डू नॉट मूव फ्रीली, डू नॉट मूव फ्रीली, यानी वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस केस में होता क्या है? अगर फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी, उस केस में कंडक्टिविटी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। तो याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। इसीलिए जो मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मेटल्स क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से मतलब है कि जो उनका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब, रेजिस्टेंस मतलब कुछ अपोज करने वाला, तो रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जबकि मेटल्स के केस में ये 0 केल्विन पर ही कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं मेटल्स, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। इसीलिए मेटल्स को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पैरामीटर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। कंडक्टर में वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये दिखाएं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इन द अब्सेंस ऑफ an external field, external electric field, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल क्या रखते हैं? थर्मल वेलोसिटी। ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं वो अभी किस वजह से मूव कर रहे हैं? अपनी थर्मल वेलोसिटीज की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स पजेस ओनली थर्मल वेलोसिटीज, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि रैंडमली ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं? मोशन में रहते हैं। तो ये रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शन, तो ये ऑल डायरेक्शन मूव करते हैं तो इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो क्या रहती है? 0 रहती है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगी। जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है तो इसमें जो कंडक्टर में जो करंट होता है वो भी क्या रहता है? फ्लो। करंट भी क्या रहता है? 0। तो करंट इस केस में क्या होगा? 0 होगा। तभी अगर कोई भी कंडक्टर वायर अगर सर्किट में कनेक्ट नहीं है, यानी किसी भी वोल्टेज डिफरेंस से कनेक्ट नहीं है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। वो रीजन वही होता है कि वो हमारे क्या होते हैं? रैंडमली
मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज करंट क्या रहता है, 0 रहता है। तो जब तक हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये रैंडमली मूव करने की वजह से इनमें क्या होते हैं, कोलिजन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से या आयन से, जो इसमें मेटल्स में जो आयन्स होंगे कंडक्टर में, उनसे क्या करते रहते हैं, ये कोलाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन्स हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो द एवरेज डिस्टेंस between collisions is called mean free path. Mean free in presence of external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करेंगे, हम इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाते हैं, बैटरी। फील्ड अप्लाई करने से मतलब है हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, बैटरी। लेट कर लो बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की। कंडक्टर की लेंथ लेट कर लो क्या है, L। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, लेंथ L है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी E, तो जिसकी वैल्यू कितनी होगी, V ओवर L। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन। तो E इक्वल टू V ओवर L यानी वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा, फोर्स। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उन पर एक फोर्स लगता है। लेट कर लो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है, Q है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी है, E। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। ये फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ना समझ के, या पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये किधर मूव करने लगेंगे, सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो ये सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अब इस पर फोर्स लग रहा है, आपको पता है अगर फोर्स आ जाता है तो फोर्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सीलरेशन। फोर्स कहीं पर भी होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। फार्मूला भी आपने पढ़ा है, v इक्वल टू u प्लस at, यानी एक्सीलरेट होने का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और एक्सीलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे। और ड्रिफ्ट किधर कर रहे हैं, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इसी वेलोसिटी जो एक्वायर करते हैं उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू in the presence of an electric field is called drift velocity. So velocity in the presence of an electric field is known as drift velocity. तो यहाँ समझेंगे हम, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या डेवलप कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है।
अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, जबकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा, F इक्वल टू क्यू। यहाँ पर E क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, Q क्या है पार्टिकल का चार्ज पार्टिकल, F फोर्स लगा। अब ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन, हमने फार्मूला भी पढ़ा है। F इक्वल टू क्या होता है, m a होता है, जहाँ मास होता है, ये मास किसका हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल का, तो m a इक्वल टू क्या आ जाएगा, q। अगर यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन, ये एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारे जो चार्ज पार्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी। अभी हमने पढ़ लिया, अब फार्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, v एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u एवरेज प्लस a टाउ, टाउ एवरेज। एवरेज की बात करेंगे तो v एवरेज को लेट कर लो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, u एवरेज जो हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो हमारी कौन सी थी, थर्मल वेलोसिटी थी, तो u एवरेज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो भी है थर्मल वेलोसिटी प्लस a की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, qv अपॉन m इंटू टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर हमारा रिलैक्सेशन है, तो u एवरेज ये तो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो vd की वैल्यू आ जाएगी हमारी qe अपॉन m इंटू टाउ एवरेज। तो हमने ये vd जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका जनरल फार्मूला निकाल लिया है, vd इक्वल टू आया हमारा qe अपॉन m इंटू टाउ। E तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज है पार्टिकल का, m क्या है मास, टाउ एवरेज को हम क्या कह सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। Q इलेक्ट्रॉन के केस में इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में Q किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का E, m को हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी me से शो कर दें, तो Vd की वैल्यू आ जाएगी माइनस का E अपॉन m इंटू टाउ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर से मतलब है कि कोई भी चार्ज कैरियर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कितना फास्ट मूव कर रहा है उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, मोबिलिटी। तो कह सकते हैं हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रॉन और होल्स इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू, एक लेटर है, म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई, इक्वल टू क्या होता है, वीडी अपॉन ई। यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वीडी यानी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, या इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, तो यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, और कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ये मोबिलिटी की यूनिट है। ये हमको पता है Vd इक्वल टू अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, QE अपॉन m इंटू टाउ। तो यहाँ पर अगर पुट कर दें तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा, Vd की जगह पुट कर दो QE अपॉन m इंटू टाउ अपॉन E, E से E क्या हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन m इंटू टाउ।
ये फार्मूला आप याद रख सकते। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास ऑफ द चार्ज कैरियर। इससे एक रिजल्ट निकालेंगे, ये हमें पता है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन किससे होता है, मास ऑफ होल। वेरी लेस देन होता है तो हम कह सकते हैं जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास कम है तो मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और होल के केस में मास ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगी, कम। तो मोबिलिटी होल की क्या होती है, कम। तो ये हम रिजल्ट याद रखेंगे, या इसको ऐसे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो हम म्यू इन कह सकते हैं, ग्रेटर देन म्यू पी। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो याद रखना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होती है किससे, मोबिलिटी ऑफ होल से। कुछ सेमीकंडक्टर के लिए हम वैल्यूज याद रखेंगे, जैसे हमारा सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम के केस में हम याद रखेंगे म्यू ई कितना होता है और म्यू एच कितना होता है। तो म्यू ई जर्मेनियम के केस में होता है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, जबकि म्यू एच होता है हमारा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। यही सिलिकॉन के केस में 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। होल के केस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो जर्मेनियम है उसके लिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से ज्यादा होती है। इसी तरह से होल्स के केस में भी जर्मेनियम की मोबिलिटी ज्यादा है, जबकि सिलिकॉन की मोबिलिटी क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो जर्मेनियम है वो हमारा बेस्ट मटेरियल रहेगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन इन केस, किस केस में, मोबिलिटी के केस में। अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रही है, तो उसका मतलब करंट भी उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। करंट भी ज्यादा होगा। इसके इस वजह से हमारा जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम इज मोर सुटेबल देन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। तो ये याद रखना, इस वजह से जो हमारा जर्मेनियम है वो मोर सुटेबल होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन। हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, तो होता क्या है, थर्मल एनर्जी चार्ज कैरियर्स की इंक्रीज हो जाएगी। जब थर्मल एनर्जी चार्ज कैरियर्स की इंक्रीज हो जाएगी तो उनमें क्या होगा, जो उनके वाइब्रेशंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वाइब्रेशंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। वाइब्रेशन मतलब रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। इस वजह से होगा क्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, इसका मतलब उनका मोशन क्या होने लगा, रिस्ट्रिक्ट होने लगा। मोशन रिस्ट्रिक्ट होने लगा, इसका मतलब उनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो गई। हम कह सकते हैं जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी जब टेम्परेचर में राइज होगा तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी। इसको फॉर्मूले समझते हैं, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर, यहाँ पर जो हमारा m होता है वो क्या है, मटेरियल कांस्टेंट। m हमारा मटेरियल कांस्टेंट है। मटेरियल कांस्टेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जर्मेनियम के लिए जो मटेरियल कांस्टेंट होता है वो 1.66 होता है, जबकि सिलिकॉन के केस में 2.5 होता है। ऐसे ही होल्स के केस में जर्मेनियम के लिए 2.33 होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए 2.7 होता है। तो यहाँ देखिए वैल्यू जो जर्मेनियम के केस में है वो क्या है, वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो जो वैल्यू कम है यहाँ पर ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर वैल्यू कम है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ वैल्यू से भी आपको पता लग रहा है कि जो जर्मेनियम की मोबिलिटी है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं म्यू फॉर जीई ग्रेटर देन होता है म्यू फॉर सिलिकॉन। तो ये आप याद रख सकते हैं मोबिलिटी। अब हम देखेंगे मोबिलिटी का वेरिएशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी म्यू वर्सेस ई कर्व देखेंगे। जो ये म्यू वर्सेस ई कर्व है ये एक्सपेरिमेंटली प्लॉटेड कर्व है, प्लॉटेड कर्व है। इसमें एक एक्सिस पे हम लोग मोबिलिटी ले लेंगे, इस एक्सिस पे हमने मोबिलिटी ले ली है। तो इस एक्सिस पे हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ले लेंगे, वोल्ट पर मीटर। जो यहाँ वैल्यू है वो 10⁻³ वोल्ट मीटर, ये जो वैल्यू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। इस रीजन में जो हमारी एक्सपेरिमेंटली देखा गया था जो मोबिलिटी है वो कैसी है, जो वीक फील्ड के लिए या कह सकते हो लो फील्ड के लिए जो हमारी मोबिलिटी है वो कैसी आई थी, कांस्टेंट। तो यहाँ पर म्यू हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। फर्दर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो जो मोबिलिटी में वेरिएशन हो रहा था वो म्यू की कैसा था, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस रीजन में जो मोबिलिटी हमें मिली थी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। फर्दर अगर वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे थे तो जो वेरिएशन मिला यानी म्यू डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला ई। इस रीजन में म्यू कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके बाद लार्ज फील्ड के लिए 10⁻⁷ यहाँ के लिए अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ये कौन सा रीजन है, लार्ज। तो ये हमें याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटली प्लॉटेड कर्व है तो इसमें एक्सपेरिमेंटली ये सब, तो हमें ध्यान रखना है कि वीक फील्ड के लिए म्यू कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। फील्ड को अगर मीडियम फील्ड में इंक्रीज करते हैं तो म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वीडी को समझते हैं तो हमने फार्मूला पढ़ा था वीडी इक्वल टू म्यू। तो फर्स्ट केस में म्यू कैसा है, कांस्टेंट। फर्स्ट केस में कैसा है, कांस्टेंट। तो यहां से आ जाएगा कि वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, यानी स्मॉल फील्ड के लिए जो डायरेक्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी ये लीनियरली इंक्रीज होगी। सेकंड अगर हम देखेंगे यहाँ पर वीडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू ही तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड केस देखेंगे, सेकंड में जो म्यू है वो कैसा है, स्क्वायर रूट ऑफ ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ बीडी देखेंगे, बीडी इक्वल टू फार्मूला म्यू ई। म्यू की अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यहाँ सिलेक्ट कर लो कोई कांस्टेंट के है, कांस्टेंट के स्क्वायर रूट ऑफ ई। तो बीडी वैल्यू पुट कर दें के ई इंटू ई, तो यहां से आ जाएगा बी डी के टाइम्स रूट,
यानी यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि जो VD है वो सब लीनियरली इंक्रीज होगा। इंक्रीज तो होगा, लेकिन कैसा इंक्रीज होगा, यहाँ पर सब लीनियरली इंक्रीज होगा। थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस में हमने देखा था कि जो म्यू है वो E के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो VD इक्वल टू फॉर्मूला पता है, म्यू E होता है यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट निकल के जो VD है इसे E क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे यहाँ से अगर म्यू की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं K अपॉन E। तो यहाँ से आ जाएगा K अपॉन E इंटू K क्या था यहाँ पर, कोई कांस्टेंट है ये, तो E से E कैंसिल, तो VD कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट। तो लार्ज फील्ड के लिए हमारा VD कैसा हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली कर्व याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसको आपको याद रखना है। तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, इन अ सेमीकंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड increases when drift velocity first linearly increases, then sublinearly increases, then enters into saturation region for larger field और larger electric field। तो ये आप याद रखना। हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यहाँ सब लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर ये VD कैसा है, कांस्टेंट, यानी ये किस में पहुंच गया, सैचुरेशन। अब VD फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहे कितनी भी इंक्रीज कर दें, लेकिन हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, देन सब लीनियरली, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E है, सब लीनियरली में स्क्वायर रूट ऑफ E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लार्जर फील्ड के लिए ये क्या है, कांस्टेंट यानी सैचुरेशन। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है करंट डेंसिटी। यहाँ पर करंट डेंसिटी का ओवरव्यू लेंगे बस। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, J से नोट कर रहे हैं, I अपॉन A, यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर एक कंसीडर कर लो, कोई एक कंडक्टर है, जिसकी लेंथ क्या है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, n। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मतलब है हम कंडक्टर के अक्रॉस क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या होगी, V अपॉन L। तो इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेंगे। किस वेलोसिटी से मूव करने, लेट कर लो VT वेलोसिटी से। तो यहाँ पर अब I की अगर वैल्यू लिखें t टाइम में, तो I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। Q क्या होता है, टोटल चार्ज जो कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, t टाइम में, तो वो क्या हमें देगा, करंट। Q की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, चार्ज कैरियर इंटू टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल एन, और यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा कंडक्टर का, एल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एन इंटू एल और इंटू ई अपॉन टी। ये एन इंटू एल, एल क्या है वॉल्यूम, यहाँ पर स्मॉल एन क्या है 1 मीटर क्यूब, जो भी हमारा वॉल्यूम दे रखा है, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन, हमारे पास वॉल्यूम कितना है एल, तो एल में कितने हो जाएंगे एन इंटू एल, ये आ गया ई, एल अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं वी डी, तो यहाँ से आ जाएगा एल अपॉन टी की जगह वी रख दो तो ये आ जाएगा एन ई ए, आई की वैल्यू आ गई एन ई ए बी डी, ए को इस साइड ले आओ तो आई अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एन ई बी डी, ये किसको शो करेगा जे को, तो जे इक्वल टू आ जाएगा एन ई बी डी। तो ये हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, सिंस वीडी इक्वल टू क्या होता है म्यू ई, वीडी इक्वल टू म्यू होता है, तो जे का फॉर्मूला जो आया था एन ई बी डी, बी डी की जगह क्या पुट कर दोगे म्यू ई, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं एन ई म्यू। मेटल्स के लिए अगर हमें लिखना हो मेटल्स, तो जे इक्वल टू आ जाएगा एन, जनरली अगर ई लिखना चाहे तो ई लिख सकते हैं, वरना क्यू म्यू ई भी लिख सकते हैं, यानी जे जनरल टर्म में लिख दिया, क्यू की जगह ई की जगह हमने क्या लिख दिया क्यू। इन अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, तो इसमें जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा जे इक्वल टू एन क्यू म्यू ई, म्यू की जगह अगर हम रखना चाहें म्यू एन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा ई, प्लस यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो गई, होल्स को हम पी से दिखा दे रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर किससे दिखा रहे हैं पी से, पी क्यू म्यू पी, तो यहाँ से जे इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अगर क्यू कॉमन ले लें तो आ जाएगा एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, और ये किसके क्यू टू क्यू, ये करंट डेंसिटी आ जाएगी किस केस में सेमीकंडक्टर के केस में करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है 1/रूट। अगर यूनिट की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/ओम मीटर और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और नो मीटर। Conductivity denotes current carrying capacity of a material. Current carrying capacity of a material. पता है जो डेंसिटी होती है जे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है ई के, ये भी एक ओम्स लॉ की एक फॉर्म है। जे इक्वल टू आ जाता है हमारा यहाँ पर सिग्मा, जे इक्वल टू क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा आ जाता है, जो हमारा क्या कहलाता है कंडक्टिविटी, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी जे अपॉन ई। जे का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, क्या था एन क्यू वी डी, ठीक था, तो वी डी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं म्यू ई, तो वी डी की जगह ये आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं एन क्यू म्यू ई अपॉन ई, तो इसे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एन क्यू। इन मेटल्स
सिग्मा का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज कैरियर, एन क्यू, ये इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख सकते हैं एन ई म्यू। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एन क्या यहाँ पर चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो जो एन होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट से यहाँ मतलब होता है, लेट कर लो यहाँ पर 10 टू की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एक नंबर ले रहे हैं, केवल 10 टू की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसमें लेट कर लो 10 टू की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, 10 टू की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए ड्यू टू टेम्परेचर, तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 टू की पावर 12 प्लस 10 टू की पावर 6, तो 10 टू की पावर 6 यहाँ कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू की पावर 6 प्लस 1, 10 टू की पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख में अगर 1 को ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इस नंबर को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 10 टू की पावर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 6, और ये फिर से कितना आ जाएगा 10 टू पावर 12। यहाँ या हम ये कह सकते हैं ये 10 टू पावर जो 6 है इस 10 टू पावर 12 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है और हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर राइज होने पर जो चार्ज डेंसिटी है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल्स के केस में कैसी रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जब ये भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, म्यू के, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, और ये आपको पता है टेम्परेचर राइज होने पर क्या होता है, मोबिलिटी डिक्रीज होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टी की पावर एम, एम जहाँ क्या होता है मटेरियल कांस्टेंट, तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी भी यहाँ से क्या हो जाएगी, फिर मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी और मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिजल्ट याद रखना, मेटल्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोबिलिटी डिक्रीज होती है, जबकि उसी के साथ कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, जबकि हमारी जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट। क्यों रहती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज तो होती है लेकिन वो पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या रहती है, नेग्लिजिबल। तो ये मेटल्स के केस में आ गया। अब देखेंगे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू क्यू, यानी क्यू अगर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो एन म्यू एन प्लस पी म्यू क्यू, तो ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम देखेंगे वेरिएशन इसमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होता है कंडक्टिविटी में। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो आपको यहाँ पता है मोबिलिटी तो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे होगा क्या, अगर मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी स्लाइटली reduces, but at the same time because of thermal energy को
कोवेलेंट बॉन्ड्स will be broken. Covalent bond will be broken. Hence, a large number of electrons and holes are created. Electron and holes are created. And this will increase the conductivity by a large amount. Hence, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी इंक्रीज होती है। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको हम लोग समझते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में होता क्या है, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर राइज करने पर मोबिलिटी में तो डिक्रीज होता है, मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे सेमीकंडक्टर के केस की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर राइज किया हमने तो हमारी जो मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई, हमारी कंडक्टिविटी भी स्लाइटली रिड्यूस हो गई, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा इक्वल टू क्या है, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज करने पर, यहाँ पर एक और भी होता है, टेम्परेचर राइज करने पर जो एन एंड पी एन वो भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो उनका नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक साथ टेम्परेचर राइज होने पर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे, जिससे यहाँ पर चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज हो गई लार्ज, तो यहाँ पर जो सिग्मा है वो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसका नेट इफेक्ट देखें, नेट इफेक्ट ओवरऑल क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन एंड डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है, इन टॉपिक्स को पढ़ें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोज की अपडेट टाइमली मिल सके।